हेलो। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास को सीखने जा रहे हैं। वो है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। एनलार्जमेंट शब्द का अर्थ होता है वर्धित हिस्सा, बढ़ा हुआ भाग, वर्धित हिस्सा। तो सब्जेक्ट का वर्धित हिस्सा यानी कर्ता का वर्धित हिस्सा, सब्जेक्ट का जो बढ़ा हुआ भाग को पहचानना होगा पहले, नहीं तो हम कैसे इसका अनुवाद करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं और जिसके कारण सेंटेंस का अर्थ ही बदल देता है। थोड़ा देखना होगा। इसमें एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे इस दीवार की ऊंचाई 10 फीट है। ये एक सेंटेंस है। इस दीवार की ऊंचाई 10 फीट है। क्या 10 फीट है? ऊंचाई 10 फीट है। दीवार 10 फीट नहीं है, ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई 10 फीट है। दीवार तो है 10 फीट, लेकिन कहने का अनुसार जो अर्थ आता है, दीवार की ऊंचाई 10 फीट है। दीवार 10 फीट नहीं कहा गया है यहाँ, दीवार की ऊंचाई, यानी ऊंचाई इस वाक्य में कर्ता है, यानी सब्जेक्ट है। अब इस सब सेंटेंस में जैसे देखेंगे, जैसे लिखता है, पढ़ता है, खेलता है, पढ़ाता है या दौड़ता है, ऐसा कोई क्रिया इस सब सेंटेंस में दिखता नहीं है। इस सब सेंटेंस में जब भी आपको मिलेगा कोई सपोर्टिंग वर्ब भी मिल सकता है, जैसे है या था, थे, थी, कुछ भी हो सकता है। तो इस ढंग का आता है। तो है के लिए सपोर्टिंग वर्ब का अंग्रेजी होता है ईच, आर, और था, थे, थी के लिए वाज, वेयर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है के लिए हो तो इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो तो आर, है के लिए। और था, थे, थी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो होता है वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो सपोर्टिंग वर्ब होता है वेयर। इस ढंग से हम लोग आगे भी इस ढंग का सपोर्टिंग वर्ब हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए इस सब सेंटेंस में क्या होता है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब। और एक बात याद रखना होगा, ये एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट में कर्ता के पूर्व, ये देखिए कर्ता के पूर्व की है, का के की, ये अधिकरण कारक का चिन्ह लगा रहता है। का के की, कुछ भी आ सकता है, का आ सकता है, के आ सकता है, की आ सकता है, सेंटेंस वाक्य के अर्थ के अनुसार जो सुनने अच्छा लगे हिंदी में। तो एक कर्ता के पूर्व ये अधिकरण कारक का चिन्ह का के की अनिवार्य रूप से लगा रहता है, और उस का के पूर्व जो लगा रहता है वो एनलार्जमेंट होता है। जैसे इस सेंटेंस में इस दीवार की ऊंचाई, लगता है कि सुनने से लगता है यही सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। इस दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, यानी ये सब्जेक्ट है, ऊंचाई है 10 फीट, ये आपका सपोर्टिंग वर्ब है। और ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह आया है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की तरह यह आया है। तो पहचानने को पहले ये मैंने सपोर्टिंग वर्ब की तरफ से ही अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका सब्जेक्ट निकालने में दिक्कत नहीं होगा। और सब्जेक्ट के पूर्व काके की कुछ रहेगा, और उसके पहले जो रहेगा वो आपका एनलार्जमेंट होगा। सेंटेंस क्रिया, ये सब्जेक्ट का ही एनलार्जमेंट है, इसके साथ इसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो सपोर्टिंग वर्ब होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, इसके अनुसार नहीं होता है, इसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट को अगर पहचानने में हम गलत करेंगे तो फिर हमारा सपोर्टिंग वर्ब गलत हो जाएगा। इसको पहचानने के लिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे इस प्रकार की वाक्य में एक नंबर सपोर्टिंग वर्ब है, यानी इज, आर, सिंगुलर इज, प्लूरल आर, और था, थे, थी, कुछ भी रह सकता है। था सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वेयर। देखिए प्लूरल को हम अंडरलाइन कर दिए हैं, यहाँ पर आर है के लिए और वेयर था, थे, थी के लिए।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर को हम टच नहीं किए हैं। 1 नंबर नियम। 2 नंबर नियम, कर्ता के पूर्व का, के, की, ये जो अधिकरण कारक का चिन्ह है का, के, की, वो लगा रहता है अनिवार्य रूप से, लेकिन कर्ता के पूर्व, कर्ता के पूर्व। 2 नियम हम लोग को ध्यान देना। तीसरा नियम क्या है, इस का, के पूर्व, माने का, के, की जो रहेगा उसके पूर्व एनलार्जमेंट रहता है। तो इस ढंग अगर तीनों चीज को हम नियम को फॉलो करेंगे तो हम लोग का एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। इस ढंग का अगर सब्जेक्ट ही पहचानने में गलत करेंगे तो फिर अनुवाद तो गलत होगा ही। तो पहचानने के लिए ये तीनों जो नियम रखे हैं, ये तीनों को फॉलो करने से हम लोग का एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब लेकर हम लोग उसका अनुवाद करेंगे। इसका नियम तो हम लोग सीखेंगे ही। अब इसका पैटर्न में जाएंगे कि कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे। अब देखते हैं हम लोग पैटर्न को। हम लोग देखेंगे पैटर्न, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट का पैटर्न। पहले दी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑफ। ऑफ का, के, की, इसके लिए ऑफ, का, के, की का अंग्रेजी प्रीपोजिशन होता है ऑफ। उसके बाद ऑफ के बाद एनलार्जमेंट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये वर्ब और सब्जेक्ट को ये तीर चिन्ह से दिखाया गया है। इसका रिश्ता डायरेक्ट वर्ब के साथ रहेगा, बीच में एनलाइनमेंट आएगा, लेकिन एनलाइनमेंट के अनुसार ये वर्ब नहीं बनेगा, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब बनेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एनलाइनमेंट प्लूरल हो, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ये सिंगुलर ही होगा। अगर ये प्लूरल हो, ये सिंगुलर हो, लेकिन इसके अनुसार ये प्लूरल बनेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एनलार्जमेंट के साथ वर्ब का कोई संबंध नहीं है इस एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट के सेंटेंस में। देखिए इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार की वाक्य को अनुवाद कैसे किया जाए। जैसे इस दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, तो इस दीवार ये एनलाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एनलाइनमेंट है, और काके की उसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। ये एनलाइनमेंट और अधिकरण कारक का चिन्ह को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा है, ऊंचाई 10 फीट है, इसका अनुवाद पहले कर लेंगे। जैसे ऊंचाई है 10 फीट, ऊंचाई है 10 फीट। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की जगह। अब इसका अनुवाद क्या होगा? दी हाइट, ऊंचाई, दी हाइट इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसके साथ इज लगेगा, दी हाइट इज 10 फीट, दी हाइट इज 10 फीट। हो गया। अब हमारे पैटर्न के अनुसार दी सब्जेक्ट माने दी हाइट, उसके बाद इज 10 फीट, ये हो गया। ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो ऑफ एनलाइनमेंट बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस जगह पर हम लोग ये ऑफ और एनलाइनमेंट को डाल देंगे। तो क्या हुआ? दी हाइट, अब देखिए ऑफ, अब तो फॉर्मूला के अनुसार आ गया जो काके के लिए लगता है ऑफ, उसके बाद एनलाइनमेंट, एनलाइनमेंट मतलब इस दीवार, तो दिस वॉल, दी हाइट ऑफ दिस वॉल इज 10 फीट। इस ढंग से अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत आसान होगा विद्यार्थी को समझने के लिए, उतना पेचीदा नहीं लगेगा और आसान हो जाएगा। इसे हम लोग कर सकते हैं, आसान है। अब इस ढंग का और एक ऐसा एग्जाम्पल लें ताकि हम प्लूरल कैसे पाएंगे, देखना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे इस विद्यालय के शिक्षकगण विद्वान हैं। तो कौन विद्वान है? शिक्षकगण। देखिए प्लूरल आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया। तो इस है के लिए इस तो नहीं होगा, तब तो आर होना चाहिए। अब देखिए मजे की बात, हम इसको सजावट के अनुसार जाते हैं। जैसे शिक्षकगण विद्यालय के हैं विद्वान, सजा लिया हम लोग।
अब द टीचर्स, देखिए टीचर्स प्लूरल ऑफ दिस स्कूल, ऑफ यानी इस विद्यालय के बदले ऑफ आ गया, तो द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल। अब देखिए टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्कॉलर। तो देखिए यहाँ पर स्कूल सिंगुलर है लेकिन स्कूल के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं। अगर स्कूल सिंगुलर है तो यहाँ पर ई होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके अनुसार तो नहीं बनता है, बनता तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर स्कॉलर। तो इस ढंग से हम लोग सीख सकते हैं, जो मैंने दिखाया सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बनता है, हम लोग इस ढंग से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और नेगेटिव वर्ड बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर इज आर जो भी है एक साथ नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर नॉट स्कॉलर, या तो जैसे द हाइट ऑफ दिस वॉल इज 10 फीट, द हाइट ऑफ दिस वॉल इज नॉट 10 फीट। तो मैंने नेगेटिव कोई भारी बात नहीं है, वही इज या आर जिसके साथ जो रहेगा उसके साथ नॉट जुड़कर इसको नेगेटिव इस सेंटेंस का उतना खास जरूरत नहीं होता है। अगर करना चाहे तो इसके साथ हम नॉट जुड़कर नेगेटिव बना सकते हैं। अगर इस ढंग का सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसी आर को आगे ले चले आइए, इंटरोगेटिव बन जाएगा। इस ढंग से हम लोग अलाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। अलाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट का सेंटेंस का 3 जो नियम मैंने पहले बताया, उस 3 नियम को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप लोगों का गलत नहीं होगा। आसान है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भरोसा हो जाएगा ऐसा सेंटेंस पर और आप लोग बना सकेंगे। बहुत आसान है। आज इतना ही।